हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ आईएएस। माय नेम इज गौरव यादव और आज की डेली न्यूज एनालिसिस के साथ अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्कीम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल फॉर एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स एंड 10 सेगमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल विद अ बजटरी आउटले ऑफ 10,683 करोड़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जिसमें कि एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और 10 और सेगमेंट हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के, उन सबको यानी कि इन सारे जितने ये सब प्रोडक्ट्स हैं इन सबको मिला के इनके लिए एक पीएलआई स्कीम लॉन्च की है जिसका बजट है 10,683 करोड़। तो और देखते हैं इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन। पीएलआई फॉर टेक्सटाइल अलॉन्ग विद ROSCTL, RODTEP and other measures of government in sector, example providing raw material at competitive prices, skill development etc. will herald a new age in textile manufacturing। तो ये जो स्कीम है इससे पहले और भी स्कीम्स थी, जैसे कि ये स्कीम है, ये क्या है कि रिडेम्पशन इन स्टेट टैक्सेस, यानी कि जो स्टेट में जो टैक्सेस लगते थे टेक्सटाइल पर उसका रिडम्पशन। ये जो है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर टेक्सटाइल के उन पर रिडक्शन। तो ये सब पहले से स्कीम थी, ROSCTL, RODTP, और उसके अलावा एक है कि प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, स्किल डेवलपमेंट, और ये सब स्कीम्स पहले से थी और पीएलआई अब आई है। तो इन सारी स्कीम्स को मिला के ये सब जो है दैट विल हेराल्ड अ न्यू एज इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को और भी बढ़ावा देंगे और यानी कि एक न्यू एज साबित होंगे उसके लिए। The PLI scheme for textile is a part of overall announcement of PLI scheme for 13 sector made earlier during Union Budget 2021-22 with an outlay of 1.97 lakh crores। तो ये जो स्कीम है टेक्सटाइल की, ये जो है वो इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल अनाउंसमेंट ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर 13 सेक्टर। तो बजट के दौरान जब 2021-22 का बजट जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था तो उसमें 13 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की बात की गई थी, जिसका बजट 1.97 लाख करोड़ का रखा गया था। और ये जो स्कीम है पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल, ये उन्हीं 13 स्कीम का एक पार्ट है। विद अनाउंसमेंट ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर 13 सेक्टर्स, मिनिमम प्रोडक्शन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड ₹37.5 lakh crore over 5 years and minimum expected employment over 5 year is nearly 1 crore। तो बजट के दौरान ये कहा गया था कि 13 सेक्टर में जो पीएलआई स्कीम जब लॉन्च हो जाएगी टोटल, तो जो इंडिया का मिनिमम प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 37.5 लाख करोड़ 5 साल में, मतलब 5 साल में 37.5 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। और जो एम्प्लॉयमेंट है अगले 5 सालों में वो 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, 1 करोड़ नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। देखते हैं। There are two types of investment possible with different set of incentive scheme। तो ये जो पीएलआई स्कीम है इसमें 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला जो है एनी पर्सन विच इंक्लूड फर्म और कंपनी, यानी कि कोई पर्सन या फिर कोई फर्म या कंपनी जो कि दैट इज विलिंग टू इन्वेस्ट मिनिमम 300 करोड़ इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सिविल वर्क्स excluding land and administrative building cost to produce product of notified lines, MMF fabrics, garment and product of technical textile shall be eligible to apply for participate in the first part of scheme। तो पहला पार्ट ये है कि कोई भी इंसान या फिर कोई फर्म या कोई कंपनी कोई भी हो, अगर वो 300 करोड़ कम से कम 300 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लैंड और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, उस 300 करोड़ में प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सिविल वर्क, इन चीजों में अगर वो 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और वो भी जो प्लांट जो बनेगा वो नोटिफाइड लाइंस का होना चाहिए, यानी कि जिसके बारे में पीएलआई की बात की जा रही है, एमएमएफ फैब्रिक्स, गारमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, अगर इसमें वो 300 करोड़ इन्वेस्ट करने का मिनिमम वो कर सकते हैं तो वो पहले पार्ट में आ जाते हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है कि कोई भी पर्सन या फर्म या कंपनी, जैसे कि ऊपर था, अगर वो कम से कम 100 करोड़ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वो सेकंड पार्ट में आएंगे, यानी कि मिनिमम 300 करोड़ अगर है इन्वेस्टमेंट उनकी तो फिर वो फर्स्ट पार्ट में आएंगे, और 100 करोड़ है तो वो सेकंड पार्ट में आएंगे। इन एडिशन प्रायोरिटी विल बी गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, Tier 3, Tier 4 towns and rural areas, and due to this priority industry will be incentivized to move to backward area। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस स्कीम का वो ये है कि इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, Tier 3, Tier 4 टाउन्स और रूरल एरियाज को, यानी कि जो बैकवर्ड है, ये नहीं कि पहले से जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद जो पहले से इंडस्ट्रियल हब है उनको प्रायोरिटी ना देके जो बैकवर्ड सिटीज हैं जो कि एस्पिरेशनल है, यानी कि जो ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे या फिर ग्रो नहीं कर रहे हैं,
या रूरल एरियाज, उनमें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वो इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड एरिया में मूव करेंगे, और बैकवर्ड एरिया में मूव करने का मतलब है वहां पे डेवलपमेंट होगा। और एक एरिया में अगर इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वहां पे बाकी चीजें भी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं। यानी कि अगर आप एग्जांपल देखें, नोएडा का देखें या गुड़गांव का देखें, वहां पे सबसे पहले नोएडा बिल्कुल आउटर था, वहां पर इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री के आने के साथ वहां लोग रहना शुरू होंगे, जो वर्कर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो वहीं रहेंगे। तो वहां रहना शुरू होंगे, जब रहने लग जाते हैं लोग, तो आसपास वहां चीजें जो जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं वो जनरेट होने लग जाती हैं। हॉस्पिटल्स आ जाएंगे और स्कूल्स आ जाएंगे अच्छे, फिर बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो एक एरिया का ग्रोथ अगर करनी है, सबसे पहले वहां पे इंडस्ट्री और या फिर वहां पे वर्क जनरेट करना होगा। और अगर वहां वर्क जनरेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहां की ग्रोथ हो जाएगी। आप अगर प्रीवियसली कितने भी एग्जांपल उठा के देख ले, जब तक कहीं वर्क जनरेट नहीं होगा, क्योंकि लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा अपने शहर से, तो जब लोग माइग्रेट ही कर जाएंगे दूसरी जगह, तो वो वहां उस शहर का कैसे डेवलपमेंट होगा। तो जब लोग अपने ही यहाँ रहेंगे, वहां पर वर्क उनको मिलेगा, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे और वहां का डेवलपमेंट होगा ऑब्वियसली। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज PIB। सेकंड न्यूज इज इंडिया पुर्तगाल रिलेशन। इंडिया पुर्तगाल रिलेशन क्यों न्यूज में है? क्योंकि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन टू वर्क इन पोर्टुगीज रिपब्लिक बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पुर्तगाल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने और पुर्तगाल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो वहां जाके काम कर सकते हैं पुर्तगाल में, अभी तक नहीं कर सकते। तो ये नया एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये बहुत अच्छा है वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनके पास एक और नया ऑप्शन है वर्क करने के लिए। तो ये मैप में देखिए पुर्तगाल कहाँ है। पुर्तगाल ये है, यहाँ पुर्तगाल, ये छोटा सा जो कंट्री है वो स्पेन के पास में, मोरक्को उसके पास में है, और ये आइलैंड्स हैं एजोरेस एंड मेडेरिया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये मेडिटेरियन सी है। तो ये मैप याद रखे, कभी कभी न्यूज में जो कंट्री होती है उसके आसपास क्या क्या है वो पूछ लेते हैं। तो ये सब थोड़ा देख सकते हैं आप मैप में। तो देखते हैं, द प्रेजेंट एग्रीमेंट वुड सेट एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पुर्तगाल ऑन सेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग इंडियन वर्कर। जैसे मैंने बताया, तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन जाएगी कि कैसे वर्कर जाएंगे वहां पे और कैसे वहां काम करेंगे। ये सब चीजें उसी एग्रीमेंट में आ जाएगा। अंडर दिस एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी विल बी सेटअप टू फॉलो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्वाइंट कमेटी भी बनाई जाएगी। Signing this agreement with Portugal will add new destination for Indian migrant workers in an EU member nation, especially in the context of many Indian workers who have returned to India following the COVID-19 pandemic. Indian workers would have enhanced job opportunities to work in Portugal. तो जैसा कि कोविड-19 के चलते बाहर विदेशों में जो भी लोग काम कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोग वापस आ गए हैं, तो अब वो फिर से जाना चाहेंगे जैसे चीजें नॉर्मल होंगी। तो पुर्तगाल के साथ ये एग्रीमेंट साइन होने से क्या है, उनके पास एक और ऑप्शन बढ़ जाएगा। और पुर्तगाल जो है वो EU नेशन है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन में एक और मेंबर बढ़ गया। जैसे अभी तक यूरोपियन यूनियन, लंदन, फ्रांस, ये सब हम लोग वहां जाते थे, अब पुर्तगाल में भी जा सकते हैं। तो एक और ऑप्शन बढ़ने से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। थर्ड न्यूज, 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो झारखंड असेंबली ने कल एक बिल पास किया है, झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर बिल 2021। उसमें क्या है, विच प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल इन प्राइवेट जॉब्स विद अ मंथली सैलरी अप टू 40,000। तो जो जॉब्स हैं वहां पे प्राइवेट सेक्टर में जिसकी सैलरी अप टू 40,000 है, तो 40,000 से नीचे वाली जो जॉब्स हैं उसमें उन जॉब्स में 75% रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स को दिया जाएगा। ये बिल पास हुआ है झारखंड में, और इससे पहले हरियाणा में पास हो चुका है पहले ही। तो वंस नोटिफाइड झारखंड विल बी द थर्ड स्टेट आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा टू पास सच लॉ। अगर ये जो लॉ कल पास हुआ है असेंबली में, अगर वो नोटिफाइड हो जाता है तो झारखंड तीसरा ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसने ऐसा लॉ पास किया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा पास कर चुके हैं, जिसमें अपने लोकल के लिए प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन बनाया गया है। तो अभी इसमें क्या करना होगा बिल के हिसाब से, एवरी एम्प्लॉयर शैल रजिस्टर सच एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रॉस मंथली सैलरी एज वेजेस नॉट मोर देन 40,000 एज अ लिमिट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट द डेजिग्नेटेड पोर्टल। तो एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सारे एम्प्लॉयर को, यानी कि जो भी एम्प्लॉय जो उसको काम दे रहे हैं, यानी कि जो मालिक हैं, उनको रजिस्टर करना होगा अपने एम्प्लॉयज को जिनकी सैलरी 40,000 से कम है। 40,000 की लिमिट गवर्नमेंट ने तय की है। फोर्थ न्यूज विद्यांजलि 2.0। विद्यांजलि 2.0 के बारे में देखते हैं। तो एड्रेसिंग द इनॉग्रल कॉन्क्लेव ऑफ शिक्षक पर्व, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द विद्यांजलि 2.0 पोर्टल। तो शिक्षक पर्व का जो था वो इनॉग्रल कॉन्क्लेव था। इनॉग्रल कॉन्क्लेव मतलब पहला कॉन्क्लेव जो सबसे इनॉग्रेशन हुआ है, तो उसी
उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ने विद्यांजलि 2.0 पोर्टल का भी लॉन्च किया। देखते विद्यांजलि है क्या। Vidyanjali is an initiative taken by Ministry of Education, Government of India, with the aim to strengthen school through community and private sector involvement in schools across the country. तो विद्यांजलि जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो उनका एम ये है कि स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाए। कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के सोर्सेज से एक लिमिट होती है हर चीज की, गवर्नमेंट जो उसके लिए कर सकती है किसी स्कूल के लिए। तो उसमें क्या है, इस विद्यांजलि के अकॉर्डिंग कि स्कूल्स को कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए, यानी कि जो कम्युनिटीज यानी कि जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो अगर प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की हेल्प करेगा, उनकी हर तरीके से, जैसे वॉलंटियर ज्यादा से ज्यादा करेगा, तो स्कूल जल्दी ग्रो कर पाएंगे और स्कूल की जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप हो पाएगी। तो दिस इनिशिएटिव वुड कनेक्ट स्कूल विद वेरिड वॉलंटियर्स फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा, नेमली यंग प्रोफेशनल, स्कूल एल्यूमिनी इन सर्विस एंड रिटायर्ड टीचर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रोफेशनल एंड मेनी अदर्स। तो इस इनिशिएटिव के दौरान क्या होगा कि अलग अलग वॉलंटियर्स को, जो इंडियन डायस्पोरा के अलग अलग वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि यंग प्रोफेशनल, जो यंग लोग हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो भी हैं, और स्कूल के एलुमनाई यानी कि स्कूल से पास आउट जो लोग कहीं अच्छी जगह पे हैं, और या फिर इन सर्विस, या फिर रिटायर्ड टीचर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रोफेशनल। तो ये लोग जो जाके वहां पे स्कूल्स के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, थोड़ा टाइम निकाल के कुछ ना कुछ अपनी सर्विस वहां दे सकते हैं। तो ये विद्यांजलि का ये एक एम है। तो विद्यांजलि हैज 2 वर्टिकल्स। सबसे पहला पार्टिसिपेट इन स्कूल सर्विस एक्टिविटी, यानी कि स्कूल की सर्विस और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, और दूसरा है एसेट मटेरियल इक्विपमेंट, यानी कि आप वहां जाके जैसे फॉर एग्जांपल आपने वहां जाके एक कोई स्पेशल लेक्चर लिया, या फिर आप एक छोटा जाके 1 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं, या बाद में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो तो सर्विस और एक्टिविटी में आ गया। दूसरा हो गया एसेट मटेरियल इक्विपमेंट, यानी कि बुक्स को प्रोवाइड करना, फर्नीचर प्रोवाइड करना, और इक्विपमेंट्स कंप्यूटर प्रोवाइड करना, ये सब चीजें दूसरे में आ गई। तो इन विच वॉलंटियर कैन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो जो वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स को और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को हेल्प कर सकते हैं। तो उसी विद्यांजलि का ये दूसरा हुआ है। विद्यांजलि 2.0 इज एन अमेलगमेशन ऑफ द वर्ड विद्या। तो ये जो विद्यांजलि अगर देखा जाए तो विद्या यानी कि करेक्ट नॉलेज, यानी कि शिक्षा, जैसे आप जानते हो। अंजलि का मतलब एन ऑफरिंग विद बोथ हैंड, दोनों हाथों से किसी की सेवा करना, वो हो गया अंजलि। तो विद्यांजलि उससे मिलके बना है। तो ये जो जैसे मैंने बताया कि ये जो विद्यांजलि पोर्टल का लॉन्च हुआ वो शिक्षक पर्व के दौरान हुआ। तो देखते हैं शिक्षक पर्व क्या है। शिक्षक पर्व इज एड्रेसिंग द इनॉग्रल कॉन्क्लेव ऑफ शिक्षक पर्व। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च नंबर ऑफ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षक पर्व के लॉन्च के दौरान बहुत सारे इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो नए नए इनिशिएटिव उनको लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने। तो और क्या क्या है, द मोदी लॉन्च द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। तो एक और जो उसमें लॉन्च किया गया वो है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। और जो क्या है कि उसमें ऑडियो एंड टेक्स्ट एम्बेडेड साइन लैंग्वेज वीडियो है। मतलब जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाई गई जो कि टेक्स्ट, ऑडियो एंड टेक्स्ट एम्बेडेड होगी, जिसमें उनको नीचे टेक्स्ट दिखता रहेगा और साइन लैंग्वेज की मतलब ज्यादा से ज्यादा वो लोग पढ़ सकें, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया ये। तो इन कन्फर्मिटी विद यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग जो है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड है, उसको उसके हिसाब से जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से उनके लिए ये ऑडियो एंड टेक्स्ट एम्बेडेड साइन लैंग्वेज वीडियो बनाई गई है, उनको लॉन्च किया। दूसरा टॉकिंग बुक लॉन्च करी। टॉकिंग बुक्स किसके लिए? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ऑडियो बुक्स हैं, जो मतलब देख नहीं सकते उनके लिए, यानी कि जो सुन नहीं सकते उनके लिए ये ऑडियो एंड टेक्स्ट एम्बेडेड साइन लैंग्वेज वीडियो, और जो देख नहीं सकते उनके लिए टॉकिंग बुक्स लॉन्च की गई हैं। Among other initiatives unveiled by the Prime Minister includes School Quality Assurance and Assessment Framework of CBSE, निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर निपुण भारत। तो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, उन्हीं में से एक है वो है स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर CBSE, निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर निपुण भारत। सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। 6 न्यूज इज ओडिशा म्युनिसिपल लॉज। ओडिशा म्युनिसिपल लॉज की न्यूज में है बिकॉज द ओडिशा असेंबली पास द ओडिशा म्युनिसिपल लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 टू कैप रिजर्वेशन एट 50%, अ मूव दैट हैज पेव्ड वे फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट। तो रिजर्वेशन जो है उसमें म्युनिसिपल में जो इलेक्शन होते हैं उड़ीसा में, उसके रिजर्वेशन जो है 50% पर कैप करने के लिए, यानी कि हाईएस्ट रिजर्वेशन 50% रखने के लिए उन्होंने ये बिल पास किया है, जो कि ओडिशा म्युनिसिपल लॉ अमेंडमेंट बिल है। तो आइए देखते हैं कि इस बिल में क्या है।
तो सबसे पहले तो ये जो लॉ है वो पहले के जो लॉज हैं, जैसे उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1950, उड़ीसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2003, इन दोनों को अमेंड करता है, सबसे पहला। दूसरा, इन 2013 द उड़ीसा हाई कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर स्टेटिंग दैट अपर सीलिंग लिमिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस shouldn't exceed 50% in accordance with the judgment passed by Supreme Court in K. Krishnamurthy case। तो 2013 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं उसमें जो सीलिंग लिमिट है, यानी कि जो हाईएस्ट लिमिट है रिजर्वेशन के लिए, जो SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन होंगे उनकी हाईएस्ट लिमिट 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो के कृष्णामूर्ति केस है उसमें कहा गया था कि 50% हाईएस्ट लिमिट है, तो हाई कोर्ट का ये था कि उसको आप फॉलो करें। दूसरा था उड़ीसा पंचायत लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 विद सीक अमेंडमेंट टू उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट 1964, उड़ीसा पंचायत समिति एक्ट 1959 एंड उड़ीसा जिला परिषद एक्ट 1991 वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इन द हाउस। तो इसके साथ साथ एक और बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो है उड़ीसा पंचायत लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, वो इंट्रोड्यूस किया गया। और ये वाला जो बिल है वो पहले के जो एक्ट है, उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट 1964, उड़ीसा पंचायत समिति एक्ट 1959 एंड उड़ीसा जिला परिषद एक्ट 1991, इन 3 एक्ट को अमेंड करेगा अगर नोटिफाइड हो जाता है तो। 7th न्यूज इज शेरपा। शेरपा क्यों न्यूज में है? शेरपा इसलिए न्यूज में, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एज शेरपा फॉर G20 मीट, रिप्लेसिंग फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु। The development comes a little over a month before the next summit scheduled at the end of October in Rome। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है हमारे पीयूष गोयल जी, उनको G20 मीट के लिए शेरपा अपॉइंट किया है। इससे पहले जो थे वो थे यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु। तो ये जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो चेंज हुआ है सुरेश प्रभु को हटा के पीयूष गोयल जी को लाना, वो अभी बस 1 महीने से थोड़ा ही ज्यादा बचा है। एंड ऑफ अक्टूबर में रोम में होना है G20 समिट, तो उसके लिए शेरपा इनको अपॉइंट किया गया है। तो शेरपा होता क्या है देखते हैं। अ शेरपा इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर ऑफ अ मेंबर कंट्री एट एन इंटरनेशनल समिट सच एज G8, G20 एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट एटसेट्रा। तो शेरपा वो होता है कि किसी भी जो मेंबर कंट्री हैं किसी इंटरनेशनल समिट के दौरान, कोई भी इंटरनेशनल समिट है जैसे G8 हो गया, G20 हो गया, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट हो गया, तो इन सारे समिट्स में, इन सारे उसमें अगर किसी कंट्री का जो लीडर है, जैसे हमारी कंट्री के लीडर नरेंद्र मोदी जी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उनको रिप्रेजेंट करने जो वहां जाएंगे उसको शेरपा कहते हैं। जैसे कि अब पीयूष गोयल जी शेरपा अगर अपॉइंट किए गए तो वो नरेंद्र मोदी जी को वहां पे जाके वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये है शेरपा का मतलब। द शेरपा एंगेजेस इन प्लानिंग, नेगोशिएशन, इम्प्लीमेंटेशन टास्क थ्रू द समिट। They coordinate the agenda, seeks consensus at the highest political levels and participate in the series of pre-summit consultation to help negotiate their lead positions। तो शेरपा जो है वो प्लानिंग में, नेगोशिएशन में, इम्प्लीमेंटेशन टास्क थ्रू द समिट, जो समिट के दौरान जितनी ये सारी चीजें होती है उसमें शेरपा एंगेज करते हैं। दूसरा, दे कोऑर्डिनेट द एजेंडा, सीक्स कंसेंसस एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल्स एंड पार्टिसिपेट इन द सीरीज ऑफ प्री समिट कंसल्टेशन टू हेल्प नेगोशिएट देयर लीडर्स पोजीशन। तो उनके जो लीडर जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे पीयूष गोयल जी के लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो उनको रिप्रेजेंट करने गए तो उनकी जो पोजीशंस हैं, उनके जो एजेंडाज हैं, उनको वहां जाके वो रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपरली। ये है द शेरपाज आर कैरियर डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द लीडर्स ऑफ द कंट्रीज। तो शेरपा जो होते हैं या तो वो कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, या फिर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि अपॉइंटेड बाय द लीडर्स ऑफ देयर कंट्रीज, यानी कि जो कंट्री के लीडर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं उनको। तो ये जो टर्म है शेरपा, वो कहां से लाया गया? टर्म इज डिराइव फ्रॉम नेपाली शेरपा पीपल हु सर्व्स एज गाइड फॉर माउंटेनियर्स इन द हिमालयस। अगर आप हिमालयस में कभी ट्रैक करने जाएं, जो नेपाल रीजन का हिमालयस है, तो वहां पे जो गाइड्स होते हैं वो मोस्टली शेरपाज होते हैं। तो उसी से ही नाम लिया गया है कि शेरपा जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां जाएंगे। देयर इज ओनली 1 शेरपा पर समिट। हर समिट में 1 शेरपा होता है एक कंट्री के लिए, और उसका अगर असिस्टेंट करने वाले जो थे, उस शेरपा को जो असिस्ट करने के लिए जाते हैं उनको कहते हैं साउथ शेरपाज। Ace News is Bitcoin as legal tender। तो एल सल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। तो ये जो है एल सल्वाडोर, इन्होंने ये पहली कंट्री बन गई है दुनिया में जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह यूज किया जाएगा। लीगल टेंडर क्या होता है? जैसे कि रुपया है अपने यहाँ, वो लीगल टेंडर है, यानी कि हम उससे आदान प्रदान हो सकता है, उससे हम चीजों को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। रुपए को, उसको लीगल टेंडर कहते हैं। इसी तरह एल सल्वाडोर पहला ऐसे कंट्री बन गई जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट करेगा। ये है एल सल्वाडोर, देख सकते हैं आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशन की कोस्ट पे है।
उसके पास में कंट्री है ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ और कैरेबियन सी यहाँ पे है। ये सब देख सकते हैं आप मैप में। तो देखते हैं लॉ के बारे में। द लॉ मैंडेट्स दैट बिटकॉइन शुड नाउ बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड पेमेंट बाय ऑल एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट दोज दैट डू नॉट हैव द टेक्निकल वेयरविदल टू डू सो। तो इस लॉ के अनुसार ये है कि सारी एस्टेब्लिशमेंट को बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह और वैलिड पेमेंट की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट उनको जिनके पास उस चीज के लिए टेक्निकल, जैसे कि आपके पास वो क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई ऐप नहीं है या फिर टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है। जैसे अगर इंडिया में देखें कि हम ऑनलाइन पेमेंट फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं, तो लेकिन जिन शॉप्स के पास या जिन एस्टेब्लिशमेंट के पास वो नहीं है या फोन नहीं है, फोन पे अकाउंट नहीं है, तो वो उसको नहीं लेते, वो रुपए लेते। तो इसी तरह अगर जिनके पास टेक्निकल वेयरविदल नहीं है वो बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जिनके पास है उनको बिटकॉइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा है। This puts the digital currency that does not answer to any government monetary policies on the same footing as the country's primary currency, the United States dollar. तो ये जो है कि अभी तक जो कंट्री की प्राइमरी करेंसी है वो यूनाइटेड यूएसडी है, वहां की एल सल्वाडोर की, यानी कि डॉलर है। और ये इस बिल के बाद डिजिटल करेंसी है जिसकी कोई भी गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का कोई आंसर नहीं है, या फिर कोई भी अभी तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी और कंट्री ने उसको ऐसा लीगल नहीं किया है, तो उसको प्राइमरी करेंसी के साथ साथ खड़ा कर दिया बिटकॉइन को उन्होंने। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद अस और चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं हम और क्या ऐड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और हम जो न्यूज एनालिसिस लाते हैं आपके लिए, उसके सोर्सेज हैं ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, पीआरएस, सारे से मिला के एमलगेमेट करके आपके लिए न्यूज लेके आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी रेगुलर।